हेलो एवरीवन, वी आर बैक विद अनदर टॉपिक दैट इज आज हम क्या करने वाले हैं, साइंस के सारी केमिस्ट्री की इक्वेशंस को कवर करने वाले हैं। साइंस के अंदर 4 चैप्टर हैं, उसकी चारों की हमने क्या लिया, इक्वेशंस को एक साथ सम अप करा है एंड वी आर गोइंग टू स्टडी ऑल ऑफ दैट। स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट चैप्टर से, दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन के अंदर सबसे पहला और सबसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एक नंबर में तो ये क्वेश्चन आता ही आता है एमसीक्यूज में कि अगर आप मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट कराते हो, अगर आप मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट कराते हो तो क्या कौन सी गैस निकलती है? तो एक गैस होती है जिसका नाम होता है हाइड्रोजन गैस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इसी के साथ साथ इस तरीके की इक्वेशन भी आ जाती है और बोलते हैं कि इसको कंप्लीट करो। जैसे कि बोला जाता है यहाँ पे ये नहीं देते और ये नहीं देते, ए और बी करके यहाँ पे दे देते हैं कि ए और बी को फिल अप करो। ए और बी में आप क्या फिल करोगे? आप बताओगे कि यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, एक तो सॉल्ट बनेगा, जिंक क्या करेगा, सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा और जिंक सल्फेट का सॉल्ट बना देगा। उसी के साथ साथ आपके पास ना यहाँ पे एक गैस भी निकलेगी और उस गैस का नाम होता है हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट है आपके पास सेकंड क्वेश्चन। सेकंड जो है इक्वेशन, उसके अंदर आपने क्या देखना है, आपने हमेशा याद रखना है कि जो मेटल होता है अगर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, अगर कभी भी एक मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड बनाता है। मेटल ऑक्साइड का मतलब, जैसे अगर आप यहाँ पे देखो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं, साथ में मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं, ठीक है। मतलब कि एक मेटल और एक ऑक्सीजन, मेटल और ऑक्सीजन साथ में मिलकर क्या करते हैं, मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। एक तरीका, एक और चीज याद रखना, हमारे पास ना कुछ अलग अलग तरीके के रिएक्शंस होते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसी में से हम अभी पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहता है कि यहाँ पे आपने दो अलग अलग चीजें ली, दो अलग अलग रिएक्टेंट्स आप लेते हो और वो दो अलग अलग रिएक्टेंट्स साथ में मिलकर एक तीसरी नई चीज बनाते हैं, ठीक है। अब देखो, जैसे यहाँ पे एग्जांपल है हमारी एनसीईआरटी के अंदर, दैट इज बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल में वो क्या बताते हैं कि कार्बन क्या करता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, कार्बन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करता है और एक गैस रिलीज करवाता है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली, इसका मतलब क्या हुआ, दो अलग अलग रिएक्टेंट्स, दो अलग अलग रिएक्टेंट्स साथ में मिलकर एक नई चीज बना रहे हैं, यही हो रहा है। अब आगे देखो, नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ वाटर। एक और तरीके का एग्जांपल हमारी एनसीईआरटी के अंदर है, दैट इज हमारे पास ना हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। जैसे ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो साथ में मिलकर बेटा क्या बनाता है, वाटर बनाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास ना यहाँ पे दो अलग अलग रिएक्टेंट्स थे और वो दोनों अलग अलग रिएक्टेंट्स ने क्या करा, साथ में मिलकर एक नई चीज बनाई, दैट्स इट। इसी तरीके से एक और हमारे पास एग्जांपल है, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड का। कैल्शियम ऑक्साइड क्या करता है बेटा, वाटर के साथ रिएक्ट करता है। कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है और यहाँ पे वो क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाता है वो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एक बात याद रखना, कैल्शियम ऑक्साइड को बच्चों कहते हैं क्विक लाइम। क्या कहते हैं, क्विक लाइम। मैं ये इसी वजह से बता रही हूँ क्योंकि एमसीक्यू में आपके पास बोल दिया जाता है, ये करके ना इक्वेशन आ जाती है, बताओ CaO का एक और नाम बताओ, क्या पता चलेगा आपको, ठीक है। चाहे मान लो तुम्हारे को इसका ये साइंटिफिक नेम याद हो, कैल्शियम ऑक्साइड याद हो, क्या तुम्हें उसका क्विक लाइम वाला नाम याद रहेगा? नहीं। तो याद रखना, कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम कहते हैं। क्या कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को, क्विक लाइम। उसके साथ साथ आपके पास यहाँ पे ये भी आ जाता है, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हमेशा याद रखना OH को, OH को क्या कहते हैं, OH को ही कहते हैं हाइड्रोक्साइड। क्या कहते हैं, हाइड्रोक्साइड। तो अब इसके साथ में क्या जुड़ गया, Ca जुड़ गया, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया ये। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का नाम होता है बच्चों स्लेक्ड लाइम। क्या नाम होता है, स्लेक्ड लाइम, ठीक है। उसका नाम होता है क्विक लाइम एंड इसका नाम होता है स्लेक्ड लाइम। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। आगे हम बढ़ते हैं, हमारे पास नेक्स्ट आता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सबसे पहले ये समझो, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर होता क्या क्या है।
एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? एक ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर ना एनर्जी बेटा आपकी रिलीज होती है। क्या होती है? आपकी एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, आप कोई रिएक्शन करा रहे हो एंड इन द एंड आपकी एनर्जी रिलीज हो रही हो। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, इसका कोई भी एग्जाम्पल पूछा जाता है, बोलते हैं व्हाट डू यू मीन बाय एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड गिव एक्सप्लेन विद वन एग्जाम्पल। ठीक है, एक एग्जाम्पल के साथ उसको एक्सप्लेन करने के लिए बोलते हैं। अब आप क्या करोगे? जैसे हमारे पास क्या होता है, इसको छोड़ के पहले इससे समझने की कोशिश करो। एक रिएक्शन होता है रेस्पायरेशन, वो हमारी बॉडी के अंदर होता है बेटा। वो हमारी बॉडी के अंदर एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों बोला गया है, इस चीज को समझो। हमारे पास क्या होता है ना, हमारे पास होता है ग्लूकोज। हमारे पास होता है ग्लूकोज। हमारी बॉडी में जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं, वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट होते हैं? सिंपल मॉलिक्यूल में। पता है आप लोगों को, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपल मॉलिक्यूल में। और सिंपल कौन सा होता है? हमारा सबसे सिंपल मॉलिक्यूल ही ग्लूकोज माना जाता है। अब ये ग्लूकोज क्या करता है रेस्पिरेशन के अंदर? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, याद रखना, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये क्या करता है? ब्रेक करता है कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में एंड एनर्जी में। तो क्या ये एनर्जी रिलीज हो रही है एक रिएक्शन के अंदर? क्या ये एनर्जी रिलीज हो रही है? तो हाँ, हो रही है। इसका मतलब ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस का एग्जाम्पल है। इसी तरीके से अब इस पे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस मतलब कि हमने ले ली मिथेन गैस। हमने कौन सी गैस ले ली? मिथेन गैस ले ली। अब ये जो CH4 है ना, ये CH4 क्या करता है? अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट गेट्स बर्न, और वही चीज देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है, वाटर देता है, और साथ ही साथ में ये क्या करता है? हीट रिलीज करता है। एक ऐसा रिएक्शन बेटा जो एंड में एज अ प्रोडक्ट हीट बना रहा है, वो हीट बनाने का मतलब ही ये है कि वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। क्लियर है? अब आगे आते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन पे। ये एक नेक्स्ट रिएक्शन है। इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब हो रहा है एक प्योर चीज, एक प्योर बनी अच्छी खासी बनी हुई चीज दो अलग अलग चीजों में बेटा ब्रेक करती है। डीकंपोजिशन रिएक्शन का मतलब ये होता है कि एक अच्छी खासी चीज दो अलग अलग चीजों में ब्रेक कर रही है, डीकंपोज कर रही है। तो देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ क्या है? इट ब्रेक्स डाउन द कंपाउंड। एक अच्छे खासे कंपाउंड को ये दो अलग अलग चीजों में ब्रेक कर रही है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है यहाँ पे फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट ना बेटा ग्रीन कलर का होता है। इसका एक्सपेरिमेंट याद भी कर, इसकी ये जो इक्वेशन है ये याद भी कर लेना। ये जो फेरस सल्फेट है ये ग्रीन कलर का होता है। जब आप इसको हीट करोगे, जब आप इसको हीट करोगे तो ये क्या करेगा? अलग अलग कंपाउंड्स में ब्रेक कर जाएगा। जैसे मान लो यहां से ये जो फेरस था, इस फेरस ने क्या करा? ऑक्सीजन ले लिया। सल्फेट दूसरे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ अलग वो बना गया। ठीक है, इसका मतलब एक प्योर कंपाउंड और कई सारे में टूट गया, डीकंपोज हो गया। मतलब ब्रेकिंग डाउन ऑफ कंपाउंड यहाँ पे होता है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? दो मिलकर एक बना रहे थे। ठीक है, वो किसके अंदर था? कॉम्बिनेशन के अंदर। यहाँ वहां पे कंबाइन हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? डीकंपोज। एक क्या कर रहा है? दो में टूट रहा है। क्लियर है यहाँ तक मेरी बात? ठीक है, उसके अलावा एक बात याद रखना कि ये भी इस तरीके से आ सकता है कि ए है तो बताओ बी क्या बना। ठीक है, तो ये बात याद रखना कि ये जो होता है इट इज फेरस सल्फेट, जो ग्रीन कलर का मॉलिक्यूल होता है। जैसे ही आप इस ग्रीन कलर के मॉलिक्यूल को हीट करते हो, ये अलग अलग कंपाउंड्स में ब्रेक करता है और इसका मेजर प्रोडक्ट क्या बनता है? फेरिक ऑक्साइड बनता है। तो आपको ये रिएक्शन अपने दिमाग में बिठानी है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सिंपल फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ जाएगी। ठीक है, तो और ये एक और बात याद रखना, ये ग्रीन कलर का मॉलिक्यूल था, तो अब ये कौन से कलर का मॉलिक्यूल बन गया? रेडिश ब्राउन कलर का ये मॉलिक्यूल फॉर्म हो गया। इसी तरीके से और भी रिएक्शन है डीकंपोजिशन के अंदर। तो डीकंपोजिशन क्या होता है? ए से क्या बन गया? दो अलग अलग और सारे बन गए, बी सी डी बन गए। अब यहाँ पे देखो ये एक सिंगल आपका रिएक्टेंट है। ये एक सिंगल रिएक्टेंट क्या कर रहा है? आपका दो अलग अलग चीजें बनाया है। अभी पीछे ही मैंने आपको ये वाला तो बताया ही था।
कैल्शियम ऑक्साइड मैंने आपको बताया ही था, इसका नाम भी बताया था, क्विकलाइम। इसी के साथ साथ अब हमारे पास एक और आता है, और वो एक और क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैल्शियम कार्बोनेट का भी बहुत बार आपका नेम पूछा जाता है, और उसका नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो इसको अच्छे से। इसका नाम होता है लाइमस्टोन। ठीक है, अब वापस से रिएक्शन पे आते हैं। हमारे पास क्या होता है ना, ये एक रिएक्टेंट, ये क्या है, हमारे एक सिंगल रिएक्टेंट है, ये एक सिंगल रिएक्टेंट दैट इज लाइमस्टोन। उसने क्या करा, हीट की प्रेजेंस में, हीट की प्रेजेंस में उसने दो चीजों में वो टूटा, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट था वो। कैल्शियम कार्बोनेट क्या करा, यहाँ से CO2 लिया, ठीक है, एक अभी भी इसी के पास छूट गया, तो ये CO2 पहले बन गया। उसके अलावा एक और ये क्या बना है आपका, दिस Ca, और यहाँ से जो ये CO3 था, उस 3 में से 2 ही तो गया ना, एक तो अभी भी यहाँ पे रहता है, एक ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन ने क्या करा, इस कैल्शियम के साथ रिएक्ट करा, तो हमारे पास इसी तरीके से ये दो चीजें बन गई, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया और कैल्शियम ऑक्साइड बन गया, यही हुआ है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देखो, नेक्स्ट रिएक्शन के अंदर क्या हुआ है, लेड नाइट्रेट है। वो लेड नाइट्रेट क्या कर रहा है बेटा, हीट के प्रेजेंस में, हीट के प्रेजेंस में अगेन ये भी दो या दो से ज्यादा चीजों में ब्रेक कर रहा है। तो बेसिकली अब आपको क्लियर होगा, डीकंपोजिशन रिएक्शन का इतना सा मतलब होता है कि आपकी एक चीज क्या करे, दो या दो से ज्यादा चीजों में ब्रेक करे। एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ब्रेक्स इनटू सिंपल कंपाउंड। अब यहाँ पे लेड नाइट्रेट था, वो लेड नाइट्रेट ने लेड ऑक्साइड बनाया और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाया। ठीक है, आगे आते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, वी हैव इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन। अब इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन का मतलब है आपके पास ना बेटा पानी है, इस पानी को आपने ना हीट नहीं देना। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा अलग तरीका यूज कर रहे हो, और यहाँ पे वो थोड़ा सा अलग तरीका कौन सा है कि आपने उस पानी को हीट देने के बजाय यहाँ पे करंट दिया है। ठीक है, आपने वहां पे इलेक्ट्रिसिटी को पास थ्रू करवाया। ठीक है, जैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी को पास थ्रू करवाया, हो तो बेटा यहाँ पे भी वही रहा है कि एक चीज क्या कर रही है, दो में टूट रही है, बस तरीका थोड़ा सा बदल दिया। थोड़ा सा क्या बदला कि यहाँ पे इन्होंने हीट की बजाय इलेक्ट्रिसिटी दे दी, कुछ और तो नहीं करा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ आपके पास, इस तरीके से ये पूरा का पूरा यहाँ पे बैटरी लगाई जाती है, फिर ये बैटरी के अंदर यहाँ पे पानी वगैरह डाला जाता है, और ये पानी से क्या होता है आपके दोनों आयंस क्या करते हैं, ब्रेक होते हैं, साथ ही साथ में पानी के साथ थोड़ा सा एसिड भी ऐड करवाया जाता है, एंड दैट एसिड इज सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा एसिड होता है, डाइल्यूटेड H2SO4, इसको क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। ठीक है, एंड अब हमारे पास क्या होता है, एक होता है एनोड वाला रॉड और एक होता है कैथोड, इन दोनों से क्या होता है, करंट पास होता है। अब जब आयंस आपके ब्रेक करते हैं, जब आयंस आपके ब्रेक करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, जो आपका हाइड्रोजन होता है, जो आपका हाइड्रोजन होता है इट कम्स टू कैथोड, एंड जो आपका ऑक्सीजन होता है इट कम्स टू एनोड। ये बात आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। डीकंपोजिशन एक हमने पढ़ा हीट से, दूसरा हमने पढ़ा इलेक्ट्रिसिटी से। नाउ एक और तरीका है डीकंपोजिशन कराने का, मतलब कि एक चीज को दो अलग अलग में तोड़वाने का, एंड दैट इज फोटोलिटिक डीकंपोजिशन। अब आपने ना पढ़ा होगा फोटो का मतलब क्या होता है, फोटो का सिंपल सा मतलब होता है सनलाइट। ठीक है, फोटो मतलब सनलाइट, ऐसे याद रखना। यहाँ पे हमने क्या करा, हमने सिल्वर क्लोराइड लिया या फिर सिल्वर ब्रोमाइड लिया, इन सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड को ना हमने सनलाइट दी, कुछ नहीं दिया, हमने बस सनलाइट दी, एंड अगेन एक चीज क्या करी, दो में टूट गई। कैसे पता दो में टूट गई, देखो यहाँ पे AgCl था, वो AgCl Ag में टूटा, मतलब सिल्वर में टूटा, और क्लोरीन में टूट गया। ठीक है, तो डिकम्पोज हुआ ना। क्वेश्चन ऐसे इसका नहीं आता, इसका क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है,
ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी को बताओ एग्जाम्पल के साथ। तो आप यही बताओगे कि इसके अंदर ना, इस रिएक्शन के अंदर डीकम्पोजिशन होता है, लेकिन किस तरीके का डीकम्पोजिशन होता है? फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन। मतलब कि यहाँ पे आप अपने रिएक्टेंट को सनलाइट प्रोवाइड कराते हो, और उस सनलाइट प्रोवाइड कराने से आपका एक रिएक्टेंट क्या करता है बेटा? दो चीजों में ब्रेक करता है। तो आप फिर एग्जाम्पल भी लिखोगे, जैसे सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड ब्रेक्स इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन, ब्रेक्स इनटू सिल्वर एंड ब्रोमीन। ठीक है, ये होता है आपका फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन। आगे आते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सारा? ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होता है यहाँ पे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देते हैं लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। कैसे? अब देखो यहाँ पे ना आयरन है बेटा, ये आयरन क्या करा? कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कर रहा है। एक ऐसा है यहाँ पे जो थोड़ा सा ना ज्यादा रिएक्टिव है। एक सेकेंड दो, इसके अंदर नहीं लिखा हुआ। ठीक है, आयरन जो है वो क्या है? लेस रिएक्टिव। ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है। अगर आप यहाँ पे देखो, आपके पास जो आयरन होता है ना, वो थोड़ा सा लेस, वो कॉपर से वो थोड़ा सा ज्यादा रिएक्टिव होता है। ये रहा आपका आयरन और ये रहा आपका कॉपर। आप देख ही सकते हो ये एकदम लीस्ट रिएक्टिव सीरीज में आता है, लेकिन जो आयरन है इट कम्स इन द मिडिल रिएक्टिव सीरीज, ऊपर आता है। ठीक है, अब यहीं से ही अपने ना वो क्वेश्चन समझना है। वो क्वेश्चन में वो क्या कहते हैं कि यहाँ पे ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर यहाँ पे होता क्या है कि जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है ना, जो सीरीज में टॉप में आ रहा है, उस तरीके का एलिमेंट क्या करता है? लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। व्हाट डू आई मीन विद डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि एक को हटाना और वहां पे खुद लग जाना। ठीक है, वो एक को हटाया किसने? देखो ये आयरन, एज आई जस्ट टोल्ड यू, इट इज मोर रिएक्टिव। तो ये क्या करता है बेटा? ये सल्फेट के साथ रिएक्ट कर जाता है। ये क्या कर जाता है? सल्फेट के साथ रिएक्ट कर जाता है। जैसे इसने सल्फेट के साथ रिएक्ट करा तो ये क्या करेगा? यहाँ पे कॉपर अकेला छूट गया। ठीक है, मतलब कि कॉपर यहाँ पे थोड़ा सा लेस रिएक्टिव था। ये थोड़ा सा, ये एक दूसरी आई, ये एक बंदी आई। ठीक है, ये एक लड़की आई। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे क्या हुआ ना, यहाँ पे ये दो लड़के हैं, ये ऑलरेडी इसके साथ है, लेकिन अब ये ज्यादा रिएक्टिव था तो ये क्या करा? इसके साथ चला गया और पीछे ये रह गया। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि ये क्या था? लीस्ट रिएक्टिव। उसी तरीके से ये क्या थी? लीस्ट अट्रैक्टिव भी थी। ठीक है, ये कम अट्रैक्टिव थी, इसको छोड़ गया वो बेचारा और दूसरे के साथ चला गया। इसी तरीके से जिंक ने भी करा। जिंक ने भी क्या करा? जिंक बीच में आ गया, तीसरा बंदा बन के एज अ थर्ड पर्सन उसने एंटर करा। अगेन उसने सल्फेट के साथ रिएक्ट करा। क्यों? क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव होता है और अगेन जिंक क्या था? ज्यादा अट्रैक्टिव भी था। उसने सल्फेट के साथ रिएक्ट करा एंड फिर से एक ही बेचारा पिस गया, दैट इज कॉपर। कॉपर वापस से पिस गया क्योंकि वो लेस रिएक्टिव होने के साथ साथ लेस अट्रैक्टिव भी होगा। ठीक है, अब देखो आगे नेक्स्ट आता है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट। कुछ डिफरेंस नहीं है, कुछ अलग नहीं है, सब सेम है। बस यहाँ पे ना ये आप देख सकते हो दो है, दो कंपाउंड है और वही दोनों दो अलग अलग कंपाउंड्स को फॉर्म कर रहे हैं। अगर आप चेक करो एक बार यहाँ पे, हमारे पास सबसे पहले क्या है? सोडियम सल्फेट है। सोडियम सल्फेट था, सोडियम सल्फेट ने बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करा। यहाँ पे क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट ही हो रही है, लेकिन दो अलग अलग कंपाउंड्स हैं। यहाँ पे सिंगल सिंगल थे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा था? कंपाउंड एक ही था, बस एक एक्स्ट्रा इंसान एंटर कर रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? दोनों प्रॉपर फुल कंपाउंड है। यहाँ से एक इसके साथ जाता है, यहाँ से एक इसके साथ चले जाता है। ठीक है, Na2 ने क्या करा? यहाँ से बेरियम को हटाया और क्लोरीन के साथ रिएक्ट करा। फिर जो बेरियम और सल्फेट बच गए
वो साथ में आ गए। यहाँ देखो, अब देखो सोडियम सल्फेट था, सोडियम सल्फेट में से ये जो सोडियम था ये Cl के साथ निकला, और ये जो बेरियम था ये सल्फेट के साथ निकल गया। ठीक है, मतलब सोडियम ने क्या करा, सल्फेट को डिस्प्लेस करा और क्लोरीन के साथ जाके जुड़ा, और सल्फेट ने क्या करा, सोडियम को डिस्प्लेस करा और बेरियम के साथ जाकर जुड़ गया। कुछ भी अलग नहीं हुआ। सेम यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड है और यहाँ पे लेड नाइट्रेट है। पोटेशियम ने क्या करा, नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करवाया, और लेड ने क्या करा, आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराया। मतलब कि पोटेशियम ने आयोडीन को डिस्प्लेस करा एंड किसके साथ जाके जुड़ा, नाइट्रेट के साथ, और यहाँ पे लेड ने किसको डिस्प्लेस करा, नाइट्रेट को, और किसके साथ जाके जुड़ा, आयोडीन के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रही है, डिस्प्लेसमेंट हो रही है, कुछ और नहीं हो रहा। सेम यहाँ पे भी पोटेशियम ब्रोमाइड है, पोटेशियम ब्रोमाइड क्या कर रहा है, बेरियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, एंड अगेन पोटेशियम ने क्या करा, यहाँ से आयोडीन के साथ रिएक्शन करवाया और बेरियम को डिस्प्लेस करा दिया, बेरियम को अकेला छोड़ दिया। लेकिन वो भी बेचारा अकेला तो रहेगा नहीं, उसने क्या करा, यहाँ से बेरियम के साथ रिएक्शन कराया। ठीक है, दैट इज योर डबल डिस्प्लेसमेंट। इसे क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, हमारे पास एनसीईआरटी के अंदर इसकी 3 इक्वेशंस यही सारी दी गई है, इसको रट लेना। ठीक है, याद कर लेना, क्योंकि अगेन मैं बता रही हूँ ए बी इस तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाती है। वो पूछ लेते हैं ए ने रिएक्ट करा बी के साथ और बना दिया PbI2, बताओ क्या हुआ, कैसे हुआ, कंप्लीट करो रिएक्शन को। कुछ नहीं आएगा तुम लोगों को, अगर तुम्हारे को ये याद होगा तो क्या हो जाएगा, सब समझ आ जाएगा। तो ये याद रखना, आपके पास इस तरीके के ये रिएक्शंस होते हैं जो क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को शो करते हैं। ठीक है, ओके, आगे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है दैट इज जिसमें आप क्या करो, अपने रिएक्टेंट में से, ये आपके रिएक्टेंट होते हैं, कौन से साइड वाले होते हैं रिएक्टेंट, लेफ्ट हैंड साइड वाले, वेरी गुड। लेफ्ट हैंड साइड वाले आपके पास रिएक्टेंट होते हैं, और उन रिएक्टेंट के अंदर से आप क्या करते हो, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करते हो। हाइड्रोजन को जैसे ही आप डिस्प्लेस करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। इसका मतलब ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होता है, एडिशन ऑफ O2 एंड रिमूवल ऑफ H2। H2 हटता है। देखो अब ना एक क्वेश्चन आता था हमारे पास क्या होता था ना, हमारे पास ना इस तरीके का एक क्वेश्चन में देती थी टेस्ट वगैरह में, जिसके अंदर ना वो बोलते थे कि हम यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस कहाँ करें, क्योंकि ऑक्सीडेशन के अंदर तो हमने ये पढ़ा है कि रिमूव करवाना ऑक्सीडेशन हाइड्रोजन को। जब आपने हाइड्रोजन रिमूव कराना है तो बच्चे बोलते हैं कि यहाँ पे तो हाइड्रोजन ही नहीं है, तो हम किस तरीके से ये रिएक्शन को कंप्लीट करें। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन का सिर्फ यही मतलब थोड़ी है कि आप हाइड्रोजन को हटाओ, इसका एक और भी मतलब है कि आप ऑक्सीजन को भी तो ऐड कराओगे ना। तो आप इसके अंदर क्या करते हो, Cu के साथ O2 ऐड करवाते हो, सिंपल, और वो क्या बनाता है, आपका कॉपर ऑक्साइड बना देगा। इस तरीके से होता है ऑक्सीडेशन, जिसके अंदर या तो आपका हाइड्रोजन हटेगा, अगर हाइड्रोजन नहीं है तो आपका ऑक्सीजन ऐड होएगा। इसी तरीके से रिडक्शन आता है, रिडक्शन इसका उल्टा अपोजिट होता है। इसके अंदर क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन आपका ऐड करता है, इसके अंदर हाइड्रोजन आपका क्या करता है बेटा, ऐड करता है। एनसीईआरटी के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट एक इक्वेशन है, इसके अंदर कॉपर ऑक्साइड क्या कर रहा है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, जिसमें ये जो ऑक्साइड है ये क्या कर जाता है, हाइड्रोजन के साथ बाहर निकल जाता है। ये क्या कर जाता है, हाइड्रोजन के साथ बाहर निकल जाता है। अच्छा मुझे बताओ, अभी जितनी भी मैंने आपको रिएक्शंस पढ़ाई है उसमें से इस तरीके का कोई रिएक्शन समझ आ रहा है जिसमें एक ने क्या करा, दूसरे को बाहर ले गया। वेरी गुड, इसको क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब देखो यहाँ पे कॉपर बेचारा अगेन अकेले, तो अकेला ही रह गया, छोड़ो इसको,
और ये क्या हो गया आपका बाहर H2O निकल गया। इसका मतलब अब देखते हैं यहाँ पे पूरी इक्वेशन के अंदर कहाँ पे रिडक्शन हुआ है और कहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है ये समझते हैं। CuO कॉपर ऑक्साइड था जिसके जो क्या बन गया, कॉपर बन गया। इसका मतलब इसके अंदर से क्या हुआ है, रिमूवल हुआ है किस चीज का, रिमूवल हुआ है O2 का। रिमूवल ऑफ O2 में किस में होता है, रिडक्शन के अंदर होता है, क्योंकि यहाँ पे तो हाइड्रोजन ऐड हो रहा है ना, इसका मतलब हटेगा कौन, O2 हटेगा, तो रिडक्शन हो गया इसके अंदर। और H2 तो बेचारा अकेला था, H2 को क्या मिल गया यहाँ पे, ऑक्सीजन मिल गया, इसका मतलब एडिशन O2 का किसमें होता है, ऑक्सीडेशन के अंदर, तो इसमें क्या हो गया बेटा, ऑक्सीडेशन हो गया। समझे, आगे 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 बढ़े, सॉरी, चलो। दैट इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, ये सारी बस थोड़ी सी उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह लिखी हुई हैं, ये बता रखा है कौन कौन से स्ट्रॉन्ग